वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गैसेस स्टेट एंड बॉयल्स लॉ, और ये टॉपिक क्लास 10+1 के चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर से लिया गया है। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया था जिसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक गैसियस स्टेट। हम अपनी पूरी लाइफ में कहाँ रहते हैं? वी रिमेन इमर्स्ड इन द ओशन ऑफ एयर विच इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। हवा के समुद्र में हम अपनी पूरी लाइफ गुजारते हैं, और ये जो हवा का समुद्र है ये क्या है? गैसेस का मिक्सचर है ये। और ये जो ओशन ऑफ एयर है इसके भी किस पोर्शन में रहते हैं हम? लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और उसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर। तो हम अपनी जिंदगी एटमॉस्फेयर की किस लेयर में गुजारते हैं? ट्रोपोस्फियर में। और ये जो हवा है या एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की सरफेस के साथ किस फोर्स के साथ जुड़ा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जुड़ा है। और यही जो पतली सी एटमॉस्फेयर की लेयर है यही हमारे लिए वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये हम तक नहीं पहुंचने देती। और इस एटमॉस्फेयर में किस तरह के कंपोनेंट्स हैं, किस तरह के सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं? जैसे डाई नाइट्रोजन है, डाई ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। इस तरह के कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में रहते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनका बिहेवियर कैसा होता है। नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर या प्रेशर के ऊपर हम लाइफ बिता रहे हैं, मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर। पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। तो इनमें से गैसियस एलिमेंट कितने हैं? ये जो रेड सिंबल से रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट जो हैं गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम इनके नंबर की बात करें तो कितना नंबर है इनका? ओनली 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज द गैसियस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। बाकी 2 हमारे पास लिक्विड में हैं, ब्रोमीन और मरकरी, बाकी सॉलिड स्टेट में है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जो गैसियस स्टेट में सब्सटेंस होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला तो यह है कि गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है। जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं उसी कंटेनर की ये शेप भी ले लेती है और उसी कंटेनर का वॉल्यूम घेर लेती है। जैसे यहाँ पे पिक्चर से आप देख सकते हैं, हमने इस सिलेंडर में गैस को भरा हुआ है। सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है सारे के सारे वॉल्यूम को इसने घेरा हुआ है और शेप भी सिलेंडर की ही ले ली है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। मतलब गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, अगर उसको हम दबाएं तो वो दब जाती है। जैसे यहाँ हमने सिलेंडर में गैस को भरा और अगर हम इस पिस्टन को नीचे पुश करते हैं, जैसे हमने पुश किया इसको, तो गैस जो कंप्रेस हो गई। सो दीज आर कंप्रेसिबल। तो इस तरह से हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। तीसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। गैसें जो है वो हर दिशा में समान प्रेशर लगाती हैं। जैसे हमने किसी कंटेनर में गैस को भरा है तो उस कंटेनर की जो वॉल है
वॉल के ऊपर गैस प्रेशर लगाएगी, लेकिन हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लगाएगी। ऐसा नहीं फ्रंट में ज़्यादा लगाएगी, बैक में कम लगाएगी। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड्स। गैस की अगर डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड से इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। क्यों होती है कम, आप पिक्चर से देख सकते हैं। यहाँ हमने सॉलिड को रिप्रेजेंट किया है, ये लिक्विड है और गैस है। सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसमें थोड़े दूरी पे होते हैं, डेंसिटी कम। और गैसेस स्टेट में पार्टिकल जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। नाउ gases mix evenly and completely in all proportion without any mechanical aid। अब अगर हम दो या दो से ज़्यादा गैसों को मिक्स करना चाहें तो हमने क्या करना होता है कि सिलेंडर के वॉल्यूम, सिलेंडर का जो नॉब है उसको हटा दिया, दोनों आसानी से मिक्स हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे आप, एक तरफ हमने ब्लू पार्टिकल लिए हैं गैस के, दूसरी तरफ हमने और पिंक पार्टिकल लिए हैं गैस के। यहाँ हमने इनको सेपरेट किया है एक पार्टीशन से। अगर हम इस पार्टीशन को हटा दें तो ये एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिक्स हो गई, मतलब किसी बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है इनको मिक्स करने के लिए। इन केस ऑफ गैसेस, अब गैसेस के केस में अगर हम ये देखें कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो कैसी होती है, क्या ज़्यादा होती है या कम होती है, तो दीज आर निग्लिजिबल। निग्लिजिबल मतलब इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम होती है। अब गैसेस, इनके लिए कुछ नियम हैं जिनको हम गैस लॉज भी कहते हैं। और ये जो गैस लॉ है ये क्या दर्शाते हैं, ये रिलेशनशिप दर्शाते हैं किसके बीच में, इनकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बीच में। और मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया या मास हो गया, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको दर्शाएंगे गैस लॉज। गैस लॉ दर्शाते हैं। और यही वेरिएबल जो है जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास, यही गैस की स्टेट को भी डिस्क्राइब करते हैं, मतलब गैस किस अवस्था में है। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ गैस, तो हम क्या बताएंगे उसमें कि इस गैस का टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, इसमें वॉल्यूम कितना घेरा हुआ है और इसका मास कितना है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ these वेरिएबल्स लीड्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ गैस लॉज। इन्हीं वेरिएबल की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, निर्भरता क्या बनाती है, गैस लॉज को बनाती है। तो चलिए देखते हैं गैस लॉज। पहला जो लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ को हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। किसके बीच में रिलेशनशिप है ये, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। दिया किसने था ये लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय एंग्लो इरिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल्स इन 1662। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने ये लॉ दिया। और लॉ में क्या कहा था इसने, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा था। ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था गैस के साथ, उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के साथ। तो किस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अगर गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए और अगर वॉल्यूम को बढ़ाया या कम किया जाए, साथ में इसका अमाउंट भी फिक्स करना है गैस की, दो चीजें फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, गैस का अमाउंट फिक्स। फिर अगर वॉल्यूम में बदलाव किया जाए तो प्रेशर भी बदलता है। मीन्स अगर वॉल्यूम को हम डिक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, अगर वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम को बढ़ाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम को कम करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। यहाँ पे आप इसको देखेंगे, ये हमने टेम्परेचर के लिए मीटर लगाया हुआ है, ये प्रेशर के लिए मीटर है। अब यहाँ टेम्परेचर ये सुई तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे
वॉल्यूम कम करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये गैस है, हमने क्या किया, इसको प्रेस कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नीडल जो है अब यहाँ पहुंच गई है, इसका मतलब प्रेशर इसका बढ़ गया है। तो वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है। दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ, इसी को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो प्रेशर को हमने स्मॉल p से, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया है। दे आर इनवर्सली मीन्स p प्रोपोर्शनल 1/v। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट और अमाउंट ऑफ गैस मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हमने यहाँ कांस्टेंट लगा दिया है K1। सो P इज इक्वल टू K1 1/V। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। K1 इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये जो K1 है इसकी वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, या K किसके साथ बदलेगा, K1 की वैल्यू किसके साथ बदलेगी। पहली बात आएगी अमाउंट ऑफ गैस। अगर हम गैस का अमाउंट कम या ज़्यादा कर देते हैं तो K1 भी बदलेगा। दूसरा है टेम्परेचर, अगर गैस के टेम्परेचर को बदल देते हैं तब K1 की वैल्यू भी बदल जाती है। और तीसरा है कि प्रेशर और वॉल्यूम को हम किस टाइप के यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, उसके ऊपर भी K1 की वैल्यू डिपेंड करती है। अब इक्वेशन 1 के अगर वेरिएबल को हम रीअरेंज कर दें, जैसे हमने क्या किया, यहाँ 1/v था, v को हम इधर ले गए, PV इज इक्वल टू K1। PV इज इक्वल टू K1 का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहीं से इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी आती है, इसकी अनदर स्टेटमेंट, इट मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है, गैस का अमाउंट फिक्स है, गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम कंडीशन देखेंगे कि अगर हमने किसी गैस का फिक्स अमाउंट लिया है, उसका टेम्परेचर है T को भी फिक्स किया हुआ, टेम्परेचर फिक्स है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम V1 और प्रेशर है उसका P1, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, मींस वॉल्यूम को बढ़ा दिया, और वॉल्यूम कितना बन गया V2, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर भी बदलेगा। सपोज हमने उसको लिख दिया P2 से। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पहली कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट और दूसरी कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मींस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस तरह से हम प्रेशर वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, वॉल्यूम वाली एक तरफ कर लेते हैं। P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। सो ये जो रिलेशन है ये हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होते हैं। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, देन अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को लेकर के ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, तो किस तरह का ग्राफ आएगा, ये देखते हैं। ग्राफ along horizontal axis, this is horizontal axis and this is vertical axis। horizontal axis में हमने वॉल्यूम को लिया है और वर्टिकल में हमने प्रेशर को लिया है। तो अगर हम गैस के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो जो लाइन है, दिस विल शो द बॉयल्स लॉ, मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर है वो कितना रखा है, 200 केल्विन के ऊपर। इसको हम ग्राफिकली देख सकते हैं। यहाँ पे सपोज करो इस पॉइंट पे अगर हमने देखना है तो प्रेशर कितना है, P1 प्रेशर है, और वॉल्यूम कितना है, V1 वॉल्यूम होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपेंशन कर दी गैस की, वॉल्यूम कर दिया V2 के बराबर, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 के बराबर। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द बॉयल्स लॉ। प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर कम हो गया।
अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर कर दिया 400 केल्विन, तो ग्राफ हमारे पास इस तरह का आएगा। और फिर अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर कर दिया 600 केल्विन, देन ग्राफ विल बी ऑफ दिस टाइप, मतलब ये लाइन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। वैल्यू ऑफ K1 फॉर ईच कर्व इज डिफरेंट बिकॉज फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस इट वेरीज ओनली विद द टेम्परेचर। अगर हमने K की वैल्यू निकालनी है तो K की वैल्यू हर प्लॉट के लिए, इस ग्राफ के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि टेम्परेचर अलग है। और K1 की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ईच कर्व corresponds to a different constant temperature and is known as an isotherm। प्रत्येक कर्व को हम क्या कहेंगे? आइसोथर्म कहेंगे। आइसोथर्म मतलब जिसमें ऐसा ग्राफ जिसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। तो ये प्रत्येक ग्राफ जो है आइसोथर्म है, इससे टेम्परेचर कांस्टेंट है। हायर कर्व्स कॉरस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर। जैसे जैसे ऊपर की तरफ कर्व जाता है, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है हायर टेम्परेचर के ऊपर। यहां पे हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस डबल्स इफ प्रेशर इज हाफ। अगर हम प्रेशर को आधा करते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाता है। और ये हम किससे निकाल सकते हैं? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से। इससे हमें ये पता लगता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में? प्रेशर और 1/V के बीच में। दूसरा हमने वेरिएबल कौन सा लिया है? 1/V। पहले हमने डायरेक्ट वॉल्यूम लिया था, अब हमने 1/V लिया है। तो किस तरह का ग्राफ आएगा हमारे पास? देखिए, इस एक्सिस पे हमने 1/V लेना है और इधर पे हमने प्रेशर लिया है। देन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एंड दिस इज द ग्राफ एट टेम्परेचर T1। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो किस तरह का ग्राफ आएगा? T2 पे हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा। और फिर हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, T3 कर दिया, तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का आएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर T3 हमारे पास सबसे ज्यादा है, T2 उससे कम है और T1 सबसे कम। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, लाइन जो है किस तरफ आ रही है? वर्टिकल होना की तरफ मूव कर रही है। और ये हमें किससे भी पता लगता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो गैस के पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। तो ये हमें इस ग्राफ से ये भी पता लग जाता है। So it is a straight line passing through the origin. However, at high pressure, gases deviate from Boyle's law, and under such condition, a straight line is not obtained in the graph. अगर हम प्रेशर को ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? हमारे पास गैस के लिए इस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, डेविएशन हो जाती है। So next is relation between density and pressure. गैस के बीच में, गैस की जो डेंसिटी है और गैस का जो प्रेशर है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसको हमने यहाँ पे डिराइव करना है। हमें पता है कि जो गैसें हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों कंप्रेसिबल होती हैं? क्योंकि उनके बीच में खाली स्थान बहुत होता है। When a given mass of gas is compressed, जब हम किसी दिए हुए गैस के मास को कंप्रेस करते हैं, द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई अ स्मॉल स्पेस। वही गैस के पार्टिकल जो स्थान घेरते हैं वो छोटा हो जाता है। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, पहले उसने पूरा स्थान घेरा था, जब हमने उसको कंप्रेस किया तो वही पार्टिकल उस छोटे से जो वॉल्यूम में है वो कन्फाइंड हो जाते हैं, अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, उसी में वो आते हैं। दिस मीन्स दैट गैसेस बिकम डेंसर एट हाई प्रेशर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो गैसें हैं उस प्रेशर के ऊपर उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आ गए तो डेंसिटी बढ़ गई। अब डेंसिटी होती क्या है?
बाय डेफिनेशन व्हाट इज डेंसिटी? डी, इट इज रिलेटेड टू द मास एंड वॉल्यूम। किसके ऊपर डिपेंड करती है ये? मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब दिए हुए वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है वो डेंसिटी होती है। अब हमारे पास क्या हुआ, जब हमने गैस को कंप्रेस किया तो पार्टिकल छोटे से स्पेस में ऑक्यूपाई हो गए, छोटे से स्पेस में उन्होंने अपने आप को कन्फाइंड कर लिया। तो उस स्पेस में अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो दिए हुए वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल आ गए, ज़्यादा पार्टिकल आ गया तो उनका मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब कंप्रेशन से डेंसिटी बढ़ती है। फ्रॉम बॉयल्स लॉ इक्वेशन, बॉयल्स लॉ इक्वेशन से हमें क्या पता है? PV इज इक्वल टू K1। तो यहां से हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं। V की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? K1 अपॉन P आ गई। अब इस K1 अपॉन P या V की वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? D इज इक्वल टू M अपॉन K1 ओब्लिक P। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M अपॉन K1 मल्टीप्लाइड बाय P, प्रेशर मीन्स डेंसिटी। अब हमारे पास M क्या है? मास है गैस का, फिक्स है। K1 हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। तो इस तरह से ए टर्म हमारे पास कांस्टेंट हो गई। तो डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? प्रेशर के ऊपर। हम यहाँ लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू K डैश P, वेयर K डैश इज इक्वल टू M अपॉन K1। So this shows that at constant temperature, pressure is directly proportional to the density of a fixed mass of gas. यहाँ से हमें इस रिलेशन से क्या पता चलता है कि डेंसिटी जो है गैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के ऊपर। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। कंडीशन है कि गैस का मास फिक्स होना चाहिए। चलिए एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस से एक बैलून को भरा है। इट विल ब्रस्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। ये कब फटेगा? अगर प्रेशर जो है 0.2 बार से बढ़ जाएगा। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम। अगर एक बार प्रेशर पे गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है? 2.27 लीटर। अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंड? तो जो बैलून है ये कितने वॉल्यूम तक एक्सपेंड हो सकता है मैक्सिमम, जब ये फटेगा नहीं? 0.2 बार पे तो फट जाएगा। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें क्या पता है? हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दो कंडीशंस हैं हमारे पास यहाँ पे। तो इफ P1 इज 1 बार, P1 कितना है? 1 बार है, तो वॉल्यूम कितना आएगा? 2.27 लीटर। क्योंकि एक जब 1 बार प्रेशर है तो वॉल्यूम इतना है, जब इतना प्रेशर होगा तो वॉल्यूम कितना आएगा वो हमने निकालना है। इफ P2 इज इक्वल टू 0.2 बार देन V2 कितना आएगा? V2 हम इस रिलेशन से निकाल देंगे, P1 मल्टीप्लाइड बाय V1 डिवाइडेड बाय P2। ये किया है P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आएगा? 1 बार यहाँ रख दिया, 2.27 लीटर डिवाइडेड बाय 0.2 बार, इट इज 11.35 लीटर। तो इतने प्रेशर, इतना वॉल्यूम। Since the balloon burst at 0.2 bar pressure, then the volume of the balloon should be less than 11.35 लीटर। 11.35 लीटर से कम वॉल्यूम के ऊपर जो बैलून है वो फटेगा नहीं, इतने वॉल्यूम पे ब्रस्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई दिस रिलेशन। अब बात आती है एप्लीकेशंस इसकी, बॉयल्स लॉ एंड ब्रीथिंग इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो क्या बॉयल्स लॉ लगता है या नहीं लगता है? यहाँ देखिए आप, ये हमने एक पिक्चर दिखाई है। पिक्चर्स में इनहेलेशन, यहाँ से सांस लेते हैं, लंग्स में जाती है, लंग्स खोलते हैं, ये हमारा डायफ्रागम है। इनहेलेशन
और रिब्स केस एक्सपेंड्स एज रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं। लंग्स एक्सपेंड होने से क्या होगा, द प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज, मतलब वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, हमारा इंटरनल प्रेशर कम हो गया, तो हवा कहां से कहां को जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। एयर फ्लोज टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर इन द लंग्स। इस तरह से हम अंदर सांस खींचते हैं। और दूसरी कंडीशन में क्या है, एक्सहेलेशन में हम क्या करते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो अंदर गैस का प्रेशर बढ़ जाता है। अब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ अगर कंपेयर करें तो लंग्स में प्रेशर ज्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए हवा कहां से कहां को फ्लो करती है, प्रेशर विद इन द लंग्स इंक्रीजेज, एयर फ्लोज फ्रॉम द हायर प्रेशर इन द लंग्स टू द आउटसाइड। तो इस तरह से जो हवा है वो लंग्स से बाहर की तरफ फ्लो करती है। तो इस तरह से ब्रीथिंग में हमारे बॉयल्स लॉ लगता है। लंग्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है अंदर, इसलिए सांस एटमॉस्फेयर बाहर से अंदर जाती है। और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसलिए हवा जो है अंदर से बाहर की तरफ हम सांस छोड़ते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।